एम के मोदी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशंस में देखा किस प्रकार हमने अलग अलग लेजर्स का प्रयोग करते हुए, सेपरेट लेजर्स का प्रयोग करते हुए परचेज और सेल्स की एंट्री को वर्कआउट किया था। इस सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि जीएसटी में है और अभी इम्प्लीमेंट हुआ है टैक्सेशन में, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यह रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या है और क्यों अप्लाई होता है। जब भी एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करेगा तो ऐसे केस में हो सकता है कि अनरजिस्टर्ड डीलर उसे बिल ना दे पाए, और यदि अगर बिल दे तो वह बिल जो हो वो जीएसटी के टैक्स के साथ ना हो। ऐसे केस में रजिस्टर्ड डीलर की यह लायबिलिटी बन जाती है कि वह जो उसने परचेज किया है उस पे जो टैक्स बनता है वह खुद जमा करवाए अनरजिस्टर्ड डीलर के बेस पे। अर्थात ये रजिस्टर्ड डीलर की एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि जो परचेज उसने किया है उस पे जो जीएसटी बैठता है वह जीएसटी वह अपने पास से जमा करवाए एज अ रिसिपिएंट लायबिलिटी, और साथ ही इसके लिए वह इनपुट टैक्स क्रेडिट भी प्राप्त कर सकता है। तो इसी प्रोसेस को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहा जाता है। जब आप कोई ऐसे डीलर से परचेज करते हैं जो आपको बिल नहीं दे पा रहा, कोई छोटा दुकानदार है या कोई ऐसा डीलर है जो आपको बिल नहीं दे पाएगा और साथ में या उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है अभी, तो ऐसे केस में आपने अगर कुछ परचेज़ किया है तो यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उस परचेज़ पे दिए जाने वाले जीएसटी टैक्स को आप जमा करवाएं उस अनरजिस्टर्ड डीलर के बिहाफ पे। ऐसे केस में हम इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें रजिस्टर्ड डीलर को पूरा इनपुट क्रेडिट मिलता है जो उसने टैक्स पे किया है परचेज़ पे, क्योंकि उसने खुद अपनी जेब से ही उसने गवर्नमेंट को जमा करवा दिया है, तो जो जमा करवाया गया टैक्स है उसका वो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। इसको हम पूरा पॉइंट बाय पॉइंट क्लियर करेंगे पूरे के पूरे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को। तो ये देखते हैं एग्जैक्टली रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है क्या जीएसटी के अंदर। बिल्कुल एक नया रूल है, इम्प्लीमेंट किया गया है जीएसटी में इसे। जब भी हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करेंगे और उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो ऐसे केस में हमारी ही लायबिलिटी हो जाएगी जो हमने परचेज किया है उस पे जीएसटी टैक्स को देना। तो इस पे जो हमने टैक्स पे किया है उस टैक्स की हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अब इसी को हम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। अब हम ये भी कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या वो संस्था जो गुड्स या सर्विसेज को प्राप्त कर रही है उसी को ही रिवर्स चार्ज के अंतर्गत टैक्स पे करना है। इसमें जो व्यक्ति प्रोवाइड कर रहा है अर्थात सप्लायर है और वह अनरजिस्टर्ड है, तो इस केस में सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टैक्स जमा करवाने की, रिसिपिएंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। इसीलिए इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हम कहते हैं। यहाँ पे रिवर्स चार्ज के कुछ केसेस दिए गए हैं। सबसे पहला केस यही है कि जब हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से कुछ परचेज करें, तो इस केस में ये ध्यान रखिएगा एक अनरजिस्टर्ड डीलर है, दूसरा रजिस्टर्ड डीलर है। तो अनरजिस्टर्ड डीलर से जब परचेज किया जाए किसी जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर के द्वारा तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अलाउ होगा, तो वहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से ई कॉमर्स ऑपरेटर की भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। वह ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो प्रोसेस है वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आता है। इसके अतिरिक्त सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए गए या नोटिफाइड किए गए सप्लाईज अर्थात वस्तुओं या गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई जिन पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, वो भी रिवर्स चार्ज के अंतर्गत आती है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जो सप्लाई रहती है वो इंट्रा स्टेट रहती है, अपने ही राज्य में रह सकती है। यदि आप किसी दूसरे राज्य से परचेज करते हैं तो ऐसे केस में वह रिवर्स चार्ज के अंतर्गत नहीं आएगी। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है, जो मैंने रेड बॉक्स में नीचे दिखाया है, आप 5,000 रुपये तक की परचेज कर सकते हैं किसी भी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से एक दिन में। यदि आप इससे ऊपर जाते हैं, जैसे मान लीजिए 6,000 या 7,000, तो उस केस में पूरी अमाउंट जो 6,000 या 7,000 या 7,500 अमाउंट है उस पे आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी कि आप उसका जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को जमा करवाएं। आप इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट भी ले सकते हैं। अब हम जानते हैं रिवर्स चार्ज इम्प्लीमेंट कब होता है। इसके साथ सप्लाई जुड़ी हुई है गुड्स या सर्विसेज की। जैसे कि मैंने पहले कुछ बेसिक सेशंस में आपको बताया था कि यहाँ पे सप्लाई से रिलेटेड सारी जानकारी है जीएसटी में। अब यहाँ पे परचेज सेल्स के बजाय सप्लाई पे आधारित है पूरा का पूरा जीएसटी प्रोसेस।
अभी हम यहाँ बात करते हैं कि रिवर्स चार्ज कब इम्प्लीमेंट होता है। रिवर्स चार्ज जब आप कोई गुड्स या सर्विसेज को रिसीव करेंगे तो जो रिसीव करने की डेट है उस डेट पे वह इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और यदि आपने कोई पेमेंट दिया है तो वो जो डेट है पेमेंट का, उस डेट के आधार पे आप रिवर्स चार्ज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट के साथ भी कुछ रूल जुड़े हुए हैं। डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? जब आप सप्लायर को पे करते हैं बैंक अकाउंट के द्वारा, जो डेट है बैंक अकाउंट एंट्री की वह डेट मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त जब आप अपनी अकाउंट्स में उस पर्टिकुलर रिसिपिएंट्स रिकॉर्ड्स को चढ़ाते हैं, पेमेंट्स की डिटेल रिकॉर्ड को, तो भी वह डेट मानी जा सकती है। इसके अलावा जब सप्लायर ने आपको इनवॉइस या बिल इशू किया है तो उस इनवॉइस के इशू होने के 30 दिन के पश्चात इमीडिएटली अगले 30 दिन के अंदर अंदर की डेट मानी जा सकती है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि रिवर्स चार्ज जो है वो कहाँ अप्लाई होता है, किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। ये सारी जानकारी जो दी है मैंने, ये रिवर्स चार्ज की बेसिक्स जानकारी है। अगले सेशन में हम बात करेंगे इसे अकाउंट्स में किस प्रकार से हम ला सकते हैं, या टैली में हम किस किस प्रकार की एंट्रीज के साथ इसको ला सकते हैं। धन्यवाद।